welcome to new lecture series, and this lecture series will be based on probability and distribution. So in lecture number 1 we are going to discuss some basic definitions which are very important at the point of view when we are going to prove the Bayes theorem. All the definitions we are going to use. So इसके अंदर हम देखते हैं कि बेस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन सी डेफिनेशन की ज़रूरत लगने वाली है. तो सबसे पहले द फर्स्ट वन वी विल अंडरस्टैंड द रैंडम एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? मीन्स ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. मीन्स देयर इज़ नो सर्टेनिटी. मीन्स इट मीन्स you cannot be predict with the certainty, as you can see here. So suppose if I am going to toss a coin, तो हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा. दैट इज़ अनसर्टन. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसी को कहते हैं जिसका आउटकम फिक्स नहीं है. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट. फाइन. So this is the definition of the random experiment. Suppose I am rolling a die. If I am rolling a die and I am just throwing it, तो हमें नहीं पता कि कौन सा सरफेस आएगा फ्रंट फेस पे. ठीक है. अगर हम कार्ड्स हैं हमारे पास हैं और कार्ड का एक अगर हम उसको शफल करते हैं, शफल करने के बाद एक कार्ड निकालते हैं, तो हम उसमें ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आउटकम क्या आने वाला है. तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट. आई होप दिस वन इज़ क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ दिस सैम्पल स्पेस. राइट. सैम्पल स्पेस क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उस इवेंट के, जैसे सपोज़ करो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं. अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर ही देखें कि हमारे पास में कौन से आउटकम्स हैं. सो एज यू कैन सी हियर, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सपोज आई एम टॉसिंग अ कॉइन, तो कॉइन टॉस करने पर मुझे क्या मिल सकता है? या तो मुझे हेड मिल सकता है या फिर मुझे क्या मिल सकता है? टेल. इसके अलावा तो और मुझे कुछ नहीं मिल सकता. तो मैं क्या करूँगी, उसी को एक सेट के अंदर रखने पर हेड एंड टेल, देयर इज़ एन टू पॉसिबल आउटकम, उसी को हम कहते हैं सैम्पल स्पेस. डेफिनेशन क्या बनाते हैं हम इसकी? पॉसिबल आउटकम. मतलब वो जो इवेंट हो रहा है उसमें क्या क्या रिज़ल्ट पॉसिबल है. सपोज़ अगर मैं एक डाई को थ्रो करती हूँ तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? डाई को थ्रो करने पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6. तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पर? 6 पॉसिबिलिटीज़ है. ओके. ऐसे ही जो भी हमारे पास आउटकम होगा, मतलब जो भी इवेंट होगा, उसके लिए हमें जो भी पॉसिबल इवेंट्स होगी उसको जब हम एक सेट के अंदर रखते हैं तो उसी को हम कहते हैं सैम्पल स्पेस. ओके. नाउ इवेंट. एन इवेंट इज़ एनी सबसेट ऑफ दिस सैम्पल स्पेस. अब इवेंट की बात यहाँ पर क्यों हो रही है? इवेंट किसको कहते हैं? तो यहाँ आप देखो, हम इवेंट किसको कहेंगे? तो इवेंट बेसिकली हमारे पास वो होता है जो कि सैम्पल स्पेस का ही सबसेट होता है. अब सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं सबसेट क्या होता है. तो भाई कोई भी एक सेट है, उसके सारे एलिमेंट बड़े सेट के अंदर अगर लाए कर जाए तो उसी को हम सबसेट कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ हम इवेंट की बात कर रहे हैं. अभी आपने देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट में सपोज़ करो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक डाई को थ्रो किया है. दैट इज़ माई रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. व्हाट विल बी द सैम्पल स्पेस? अगर मैं एक डाई को थ्रो करती हूँ तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा मेरे पास? 2, 3, 4, 5 एंड 6. राइट. अब ये मेरे पास में यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट बना है. ओके. अब मुझे चाहिए इवेंट. इवेंट के अंदर हम ले लेते हैं एन इवेंट इज़ A is an event getting an even number on a die. मतलब जब हम डाई को, इवेंट क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर. ठीक है. जब हम डाई को थ्रो करें और सपोज़ करो 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? गेटिंग एन इवन नंबर. तो हमने इवेंट A कंसीडर किया है, दिस वन. तो इवेंट B हम कंसीडर कर लेते हैं अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 3. वो नंबर जो ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 से बड़े. 3 से बड़ा नंबर हमारे पास कौन कौन होगा? एक तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा. तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास आ गया. तो हम इनको कहते हैं इवेंट जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है. मतलब कि हमने एक टास्क दे दिया कि अगर ऐसा होगा, मीन्स इफ़ यू आर गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ फ्रंट पेज देन यू कैन मूव ऑन. ठीक है. तो यहाँ पर इवेंट क्या हो रही है कि भाई हमें इवन नंबर मिल रहा है. बी इवेंट क्या हो रही है? गेटिंग एन नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 3. ठीक है.
तो इसी को हम कहते हैं इवेंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इवेंट हमारे पास होती है वो क्या होती है। अब देखो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये सबसेट हैं किसका, एस का सबसेट है ये। आप देखो यहाँ पे 2, 4 एंड 6, तो 2, 4 एंड 6 आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ एस। Now moving to the fourth definition, and this is the probability of an event. अब कोई भी इवेंट है, जैसे भी आपने देखा कि मान लो ए इवेंट है, ठीक है। ए इवेंट का अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ए क्या है हमारे पास में, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, फाइन। अगर मुझे ये मैंने क्या किया, ए का नाम यहाँ रख दिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो अगर मैं इसी एग्जांपल को पिक कर लेती हूँ, गेटिंग एन इवन नंबर, तो अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है ए का, फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे, तो आप देखो कि अगर 2 आ जाता है, 4 आ जाता है और 6 आ जाता है, तो हमारे पास में क्या है, इवेंट कैसी हो जाएगी, इवन इवेंट जो बोला है यहाँ पे वही इवेंट ट्रू हो जाएगी। तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो डाई को जब हम थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है, 6, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमेशा ऑल पॉसिबल आउटकम्स ही आता है। तो आप यहाँ देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। सो गेटिंग एन इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, दैट वी कैलकुलेटेड हियर, ओके। Now here there are certain points you need to remember. The first one, probability. See here always lies between 0 and 1. किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी इनके बीच में हो सकता है। जैसे ये नंबर लाइन है 0 और ये है 1, इनके बीच में जो भी है 0.5, 0.1 you can take it, 0.2 you can, whatever is the value which is lies inside in this may be possible, fine, because probability never be negative. ये कभी भी 0 के इस साइड नहीं होगी, 0 के इस साइड क्या होता है, नेगेटिव। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस एक्चुअली क्या होता है, सारी इवेंट्स होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमेशा, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज इक्वल्स टू 1, ठीक। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नल, मतलब सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है नल सेट की, तो नल सेट का मतलब क्या है, वैकेंट, मतलब कोई इवेंट हुआ ही नहीं, तो ये कितना होगा, 0, ठीक है। तो इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट से भी कंसीडर करते हैं। तो ये हमेशा 3 पॉइंट ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा 1। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब वो इवेंट जो हो ही नहीं सकता, उसकी कितनी होती है, 0। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं एक्चुअली, कीप इट इन योर माइंड। सो नाउ हियर you have studied the intersection of the event. इंटरसेक्शन आपने पढ़ा था सेट थ्योरी में। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए और बी में जो कॉमन होता है हम उसको रखते हैं। मैं एक बार यहाँ रिकॉल करा देती हूँ। जैसे सपोज़ करो 1 2 3 गिवन है और बी सेट के पास में आपके पास में यहाँ पे 2 एंड यू कैन टेक इट 4। वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन के सेट में कौन कौन आएगा, वो एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन है। तो कॉमन कौन है यहाँ पर, 2, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 को ले लिया, 2 इज़ द कॉमन एलिमेंट। ये इंटरसेक्शन होता है। लेकिन इवेंट के अंदर हम इंटरसेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इवेंट के अंदर देखो, इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स कंसिस्ट ऑफ आउटकम्स कॉमन टू बोथ द इवेंट्स। सिमिलरली जैसे यहाँ पर मैंने लिया कोई एक इवेंट हो रहा है, इवेंट में ए जो है 2 4 6 है, बी मेरे पास में 4 5 6 है। ए इवेंट क्या था, गेटिंग एन इवन नंबर, फाइन। और बी इवेंट हमारे पास में क्या था, अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल को देखा, नंबर ग्रेटर देन 3,
राइट, नंबर ग्रेटर देन 3। और हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, हमारे पास सैम्पल स्पेस है वो क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। प्रीवियस एग्जाम्पल कोई मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो यहाँ देखो ए कितना हो गया, गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होंगे 2 4 एंड 6। गेटिंग एन नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 3, तो क्या हो जाएगा 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर देखो, अगर हम कहें ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि हमें कॉमन लेना है, तो दोनों इवेंट का कॉमन क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर इवन भी है और 3 से बड़ा भी है, इसका इंटरसेक्शन यही बनेगा। भाई यहाँ पर हम नंबर्स की बात नहीं करें, हम स्टेटमेंट की बात करें। स्टेटमेंट में इवन नंबर भी है और वो नंबर किससे बड़ा है 3 से बड़ा भी है। तो ऐसा कौन कौन हो सकता है, तो यहाँ पर देखो कि 4 है और 6 है, ठीक है। 4 और 6 कैसे हैं, जो कि इवन भी हैं और 3 से बड़े भी हैं। तो यहाँ पर यहाँ सेट का मतलब ये हो गया कि दोनों स्टेटमेंट का कॉमन जो हमारे पास में कंक्लूजन आ रहा है वो कौन से एलिमेंट्स प्रूव कर रहे हैं। मतलब जैसे ए इवन नंबर और बी क्या है ग्रेटर देन 3, दोनों स्टेटमेंट प्रूव होने चाहिए। तो यहाँ देखो 4 और 6 जब हमारे पास में आया है तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 4 जो है हमारे पास में वो इवन भी है और 3 से बड़ा भी है, ठीक है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एंड दैट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब तक आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगा तब तक आपको बेस थ्योरम बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है एक्चुअली ये 2 इवेंट के अकरेंस के ऊपर डिपेंड, ठीक है, पहले इवेंट और दूसरी इवेंट। यहाँ देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली ये डिपेंडेंट इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि भाई एक की प्रोबेबिलिटी, अगर एक इवेंट हो जाती है तो दूसरी इवेंट की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए when it is known that the another event B has already occurred is called the conditional probability। अब इस स्टेटमेंट में देखो यहाँ पर एक इवेंट है B जो ऑलरेडी हो चुका है। तो जो इवेंट हमारी हो चुकी होती है उसको हमेशा हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और न्यूमरेटर में हम रखते हैं जो इवेंट अभी हो रही है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो इवेंट पहले हुई है उसे हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। अब यहाँ देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला बनता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ डी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से एज यू कैन सी यहाँ पी भी हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर देखो ए इवेंट ऑलरेडी है पी, अगर ए इवेंट हो चुका है और बी इवेंट होने जा रहा है तो हमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में वो आएगा जो इवेंट हो चुकी है। तो हमने पी ए को डिनोमिनेटर में रखा, न्यूमरेटर सेम ही होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कभी भी ना 0 नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 हुआ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन हमेशा साथ में चलेगी, ठीक है। कि डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। वी कैन सी वन एग्जाम्पल। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको थोड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। एक कार्ड सेट है हमारे पास जिसमें कितने 52 कार्ड्स हैं। अब यहाँ पर देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ किंग, ठीक। द कार्ड इज़ अ किंग। हमें क्या करना है, उन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को पिक करना है, ठीक। और एक कार्ड, वो कार्ड कैसा होना चाहिए किंग। लेकिन दूसरी कंडीशन भी है यहाँ पर, द कार्ड शुड बी द फेस कार्ड, ठीक। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम ए इवेंट कंसिडर करते हैं। ए इवेंट क्या हो रहा है, अ कार्ड इज़ अ किंग, अ कार्ड इज़ अ किंग, ठीक। बी क्या है, अ कार्ड इज़ अ फेस कार्ड, ठीक। फेस कार्ड ले लिया। अब आप देखो पूरे उसके अंदर, पूरे सेट के अंदर फेस कार्ड कौन कौन से हो सकते हैं। एक भाई पहले तो ये देखो कि हर कार्ड में 4 सेक्शन होते हैं। भाई 4 टाइप्स के कार्ड हमारे पास में होते हैं। उसमें किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है और एस कार्ड होता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में कितने कार्ड्स हुए, 12 कार्ड्स हुए जो कि फेस कार्ड हम कहते हैं। एस नहीं आएगा क्योंकि वहाँ उसमें तो कोई डायग्राम बनी होती है। अगर फेस कार्ड की बात करें तो किंग, क्वीन एंड जैक। तो टोटल हमारे पास में हर एक सेट में हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। हर एक सेट में 13
तो इनको मिलाकर हमारे पास 32 कार्ड्स बनते हैं। अब हर उसमें किंग भी होता है, क्वीन भी होती है और जैक भी होगा, किंग क्वीन एंड जैक, ठीक है। इसमें पूरे में देखो आप, अब आप इसको काउंट करो कितने हो गए फेस कार्ड, तो ये टोटल हमारे पास में 12 फेस कार्ड्स हो गए। अब हम एक कंडीशन तो बोली है फेस कार्ड, दूसरी कंडीशन क्या बोली, इट इज़ एन किंग। अब किंग कहाँ पर होगा हमारे पास में, किंग हमारे पास में देखो, किंग हर उसमें हमारे पास कहाँ होगा, यहाँ देखो किंग, कितने नंबर ऑफ किंग्स हो गए हमारे पास, 4 किंग्स हो गए, ठीक। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूँ, है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो आप देखो इंटरसेक्शन क्या होगा, पहला दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करो, कार्ड इज़ अ किंग एंड फेस कार्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर इज़ एन फेस कार्ड एंड फेस कार्ड इज़ अ किंग, ठीक। तो यहाँ पर फेस कार्ड और फेस कार्ड इज़ अ किंग। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इंटरसेक्शन, तो हमारे पास में दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये 4 किंग हैं, तो किंग फेस कार्ड भी है और किंग भी है, तो हमारे पास में इंटरसेक्शन में कितना आ गया, 4 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखो कि यहाँ पर एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, इवेंट कौन सी है, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड ऑलरेडी हो चुका है तो उसको हम क्या कहते हैं, बी इवेंट, ठीक है। तो बी इवेंट क्या है, अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूँ, अ फेस कार्ड, भाई पहले आप क्या करोगे, सारे फेस कार्ड को अलग कर लोगे, तो कौन सी इवेंट है, वो इवेंट बी है। अब इसके बाद उन कार्ड्स को आप चेक करोगे कि इट इज़ एन किंग, ठीक है। तो किंग को हमने ए इवेंट से कंसिडर किया है, फेस कार्ड को बी इवेंट से, उसके बाद में आप देखोगे कि भाई वो किंग है या नहीं है। तो ये हमारे पास में, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका फॉर्मूला बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी लिखना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ जो भी डिनोमिनेटर में है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हमारा फार्मूला बनके रेडी हो गया। अब इंटरसेक्शन देखो, हमने अभी कैलकुलेट किया था कि इंटरसेक्शन तो 4 है, अब ये 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास में, हमें अभी तो कॉमन मिला है, इन दोनों में कॉमन है 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, भाई किंग के लिए हमारे पास में फेवरेबल केसेस कितने हैं, 4 C 1, और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से हम कितने निकाल रहे हैं, 1 कार्ड। अब क्योंकि यहाँ 1 है तो आप डायरेक्टली इनको 4/52 भी ले सकते हो, तो यहाँ देखो हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी है 4/52। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बी इवेंट को देखो, बी इवेंट क्या है, हमारी फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड हमारे पास में कितने थे, 12, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 12। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फार्मूला लगा रही हूँ, किसका, प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी अगर मुझे किसी भी इवेंट की निकालनी है, अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फार्मूला क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को यहाँ पर मैंने लगाया है कि जैसे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, भाई सबसे पहले बी इवेंट को समझो, बी इवेंट है क्या, फेस कार्ड, है ना। तो फेस कार्ड के लिए हमारे पास में प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट क्या होगी, तो टोटल 12 फेस कार्ड हैं, उसमें से हम कितना ले रहे हैं, 1। अब ये तो हो गए फेवरेबल आउटकम, और नीचे देखो 52 हमारे पास में कार्ड्स हैं, उसमें से हम कितना निकाल रहे हैं, 1, क्योंकि यहाँ 1 है। तो जब आप इसका ये जो है NCR ओपन भी करोगे तो आपको डायरेक्टली 12/52 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली 12/52 लिखा हुआ, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब ये आने के बाद में जैसे 4/52 है और डिवीज़न में है 12/52। अब मैंने क्या किया, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 52/12, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस वन कैंसिल, और ये 3 तो आ जाएगा आपके पास 1/3। तो प्रोबेबिलिटी किंग के मतलब कि जब वो फेस कार्ड है और हमें किंग मिल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर, 1/3। So now one more example I am taking here. The bag contains 4 blue balls and 6 red balls.
2 balls are drawn without replacement. Find the probability that the first ball is blue and the second is red. So now you can see here the probability. Okay, there is 2 events are going to be happen. We are taking the total number of balls inside the bag. So first we will take, there is 4 blue balls and 6 red balls. Fine. If there is 4 blue, sorry, there is correction, this one is 3. Sorry, there is 4 blue balls and 6 red balls. So you can see here there is blue ball. जब हम इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं तब हमारे पास बैग में कितनी है 4 ब्लू और रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स आर 6 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास, टोटल इज इक्वल्स टू 10. ठीक, अब हमें पहली इवेंट हो रही है, इवेंट क्या हो रही है B1. तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बॉल को निकाल रहे हैं एंड दैट इज़ ब्लू बॉल. ठीक, फर्स्ट बॉल को पिक करने पर हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी है हमें वो कैलकुलेट करना है. तो देखो टोटल पहली बॉल निकालना है, वो कैसी होनी चाहिए, ब्लू कलर की होनी चाहिए. अब बैग के अंदर टोटल कितनी बॉल्स हैं, 4 है. तो 4 में से आप कितनी सिलेक्ट करोगे, एक ही सिलेक्ट करोगे तो 4C1 होता है वैसे. तो यहाँ पर हो गई 4 में 4C1, आप सॉल्व करोगे तो आपको 4 ही मिलेगा. अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की. तो देखो प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस. फेवरेबल केस मतलब उस इवेंट के फेवर वाले केस कितने होंगे भाई, 4 ब्लू बॉल है, 4 में से आप किसी भी एक बॉल को पिक कर लो. ठीक है, तो फेवरेबल केस कितने हो गए 4 में से आप कितने निकाल रहे हो, 1. अब हम डिनोमिनेटर में जाते हैं. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस. तो वो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं 10. तो 10 में से कितनी निकली 1. तो एक्चुअली ये हो जाएगा 4/10. ठीक, तो यहाँ पे पहली जो ब्लू बॉल निकली है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में कितनी आ गई 4/10. अब देखो केस क्या है, द केस इज़ ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट. मतलब हम क्या कर रहे हैं कि बैग में से जो हमने बॉल्स निकाली हैं उसको हम वापस बैग में नहीं रख रहे हैं. यहाँ हमारे पास में पहले जो बॉल थी 4 बॉल्स थी, वो कौन सी थी, ब्लू कलर की. और 6 बॉल्स जो थी हमारे पास में वो कैसी थी, रेड कलर की, रेड. फाइन. अब हमने क्या किया, एक बॉल को पिक किया और उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 4/10. अब रिमेनिंग हमारे पास में कितनी बच गई, तो देखो ब्लू बॉल्स कितनी रह गई, क्योंकि हमने उस बैग बॉल को निकाल के बाहर रख लिया है. तो क्या हुआ, सेकेंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे अफेक्ट हो गई. अफेक्ट क्यों हो गई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी. तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अब हमारे बैग में कितनी रह गई 9 में से अब हमें सेकेंड इवेंट क्या है, सेकेंड बॉल इज़ रेड. अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल. तो अब हम कैसे लिखेंगे, जब B1 इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है, मतलब वो हो चुकी है, तब हमें निकालनी है सेकेंड बॉल, कौन सी, रेड कलर की. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो भाई रेड बॉल जो निकलेगी वो रेड वाले सेक्शन में से निकलेगी. तो इसमें से हमें कितनी निकालनी है, एक बॉल निकालनी है. अब टोटल हमारे पास में बॉल्स देखो कितनी रहेगी 9. तो ये हो जाएगा 9C1. तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6/9. तो ये हमारे पास सेकंड की प्रोबेबिलिटी आ गई. ठीक है, क्वेश्चन में हमें दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है. तो यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने बताया था, मैं इस फॉर्मूले को एक बार ऐसे लिखती हूँ. यहाँ हमारे पास में हो गया, जब हमारे पास में इवेंट R2 हो रहा है और B1 है. मैंने आपसे कहा था कि आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो. इंटरसेक्शन कैसे हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा R2 इंटरसेक्शन B1. ठीक है, और डिनोमिनेटर जो आपके पास में यहाँ डिनोमिनेटर जो इवेंट पहले हुई है उसको आप यहाँ रख दोगे. अब मुझे क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है. मुझे दोनों की फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, R2 इंटरसेक्शन B1 इक्वल्स टू, अब इसको मैंने लिखा PB1 प्लस P ऑफ, जब B1 इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है तब
सेकेंड इवेंट। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अभी आपने कैलकुलेट की है, वो कितनी आई है 4/10, तो आप यहाँ पर रख दोगे 4/10 इंटू। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी 6/9, तो ये हमारे पास में कैसे आ जाएगा, हम कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारे पास में आ गया 4/50। ठीक, ये हमारे पास में क्या हुआ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉल्स, फर्स्ट बॉल इज़ योर ब्लू एंड सेकंड बॉल इज़ योर रेड। तो दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। ओके, थैंक यू।